एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज ये वाला वीडियो एक चैलेंज वीडियो होने वाला है और हमको इस वीडियो में दिखाना है ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं या पहले पढ़ चुके हैं ना, तो अगर आपका साइंस बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा भी ठीक ठाक है, तो एक टेस्ट हम करते हैं जिसमें बोलते हैं चैलेंज वाला टेस्ट है। और इस टेस्ट में आपको ये बताना है जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ वो क्वेश्चन कम से कम तो आपको 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन को सही करके दिखाना है। अगर आप थोड़ा सा साइंस के बारे में जानते हैं तो आराम से 15 क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा होनहार छात्र और छात्राएं हैं जो इस वीडियो में जितने सारे सवाल बताए गए 20 सवाल, उसमें कम से कम तो 15 सवाल बना पाते हैं। हम आपको एक सवाल को बताने के लिए सिर्फ 20 सेकंड का टाइम देंगे। यहाँ पर टाइमर भी चलते रहेगा, 20 सेकंड में आपको बना देना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं और सभी सवाल को हल करते हैं। ओके, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपके सामने हाजिर है। सवाल यहाँ पर है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? हमारा टाइमिंग शुरू होता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। टाइम के अनुसार आपको आंसर देना है। ओके, सवाल है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, फोकस दूरी धनात्मक किस दर्पण की होती है? टाइम आपका होने वाला है। ओके, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? टाइम आपका खत्म हो गया। अब किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बोलेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ये आपका हो जाएगा राइट। और इसका जो होता है वो ऋणात्मक होता है, अवतल का ऋणात्मक होता है। अगला सवाल यहाँ पर है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। टाइम आपका शुरू होता है। ओके, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? सवाल को ध्यान से पढ़िए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है या कूलाम होता है? टाइम के अनुसार आपको जल्दी से आंसर कमेंट करना है। ओके, चलिए, और लास्ट में सब लोग अपना अपना रिजल्ट बताइए कितना सही बनाए। यहाँ पे आपका टाइम ऑफ हो गया। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम। इसका बिल्कुल 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 सही आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल यहाँ पर है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 13। टाइम आपका शुरू हो गया। चलिए, तो सब लोग बताइए कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं खट्टा होता है ना, उसी के बारे में बोला गया। तो कोई भी चीज जो खट्टा होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? क्या 7 से कम होता है, या 7 से अधिक होता है, या 7 के बराबर होता है, या 13 होता है? जल्दी कमेंट करो। तो आपका कमेंट अब तक तो आ ही गया होगा और आपका टाइम भी खत्म हो गया। अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर सवाल, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6, C6H6। टाइम आपका शुरू हो गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ग्लूकोज का रासायनिक यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ना। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। C2H5OH होता है, C6H6O6 होता है, या C6H12O6 होता है, या C6H6 होता है। चलिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपका टाइम भी यहाँ पर खत्म हो गया और इसका सही आंसर होगा C6H12O6। ये क्या है? इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। अगला 5वां सवाल है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, या यकृत ग्रंथि? टाइम शुरू होता है। जल्दी से कमेंट करें, सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी किसकी होती है? मतलब कौन सी? अग्नाशय, अंडाशय, एड्रीनल या यकृत? टाइम आपका खत्म होने वाला। इतना टाइम के अंदर आपको आंसर बता देना है। ओके, टाइम खत्म हो गया। और ये है कौन? यकृत, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? लीवर, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, तांबा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? है ना, कांसा, पीतल, सोल्डर, या ड्यूरालुमिन? चलिए, टाइम शुरू हो गया। तांबा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ओके, जल्दी से कमेंट करेंगे। तांबा, टिन
कि मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तांबा और टीन को जब मिला देते हैं ना, मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनता है, एक नया मेटल बन जाता है, उसको बोलते हैं मेटल नहीं एलॉय बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि दो मेटल मिलने के बाद अलग अलग बन जाता है। तो यहाँ पे टाइम भी खत्म हो गया हमको बताने की वजह से, और हमारा आंसर होगा क्या, सोल्डर, यानी कि सॉरी यहाँ बोले कांसा, बोले कांसा, ब्रोंज, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंज कहते हैं, ब्रोंज है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रोंज, ये ब्रोंज है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 11, 79, 16, 26। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है या 79 होती है या 16 होती है, 26 होती है। तो आपने नॉर्मल तब परमाणु संख्या आपने पढ़ा ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन। तो इस तरह सोडियम के बारे में बताना है कितना होगा परमाणु संख्या। टाइम आपका खत्म होने वाला है, और ये हो गया 19 और 20। सोडियम की परमाणु संख्या होता है कितना, 11 होता है सोडियम की परमाणु संख्या। ओके चलिए अगला है, दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, हमारे दांत में सबसे ऊपरी परत कौन है, टेंडाइन, एनामेल, अस्थि या क्रॉन। टाइमिंग शुरू होता है आपके पास। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, टेंडाइन, एनामेल, अस्थि या क्रॉन। क्या होगा, दांत की जो सबसे ऊपरी परत है उसको कहते हैं क्या, एनामेल। क्या कहते हैं, एनामेल कहते हैं दांत की सबसे ऊपरी परत को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अच्छा मैंने पहले टाइम से पहले ही मैंने बता दिया। चलिए तो ऑप्शन हो गया। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, आगे सवाल लेते हैं। सवाल यहाँ पे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, टाइम शुरू। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र यानी कि जनरेटर, या गैल्वेनोमीटर, या एमीटर, इनमें से कोई। ओके तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जिससे बिजली उत्पन्न किया जा सकता है या जिससे बिजली उत्पन्न होता है, वो कौन सा मशीन है जिससे बिजली उत्पन्न हम कर सकते हैं। टाइम खत्म हो गया, और वो है जनित्र। जनित्र में क्या होता है, जनरेटर। देखते हैं ना, जनरेटर को चालू करते हैं तो उससे बिजली निकलना शुरू होता है, जिससे लाइट फैन जलता है। ओके अगला सवाल यहाँ पे है 10 नंबर सवाल, पारे का अयस्क क्या है, बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार। टाइम आपका शुरू होता है। पारा, पारा को आपने देखे होगा, जिसमें मरकरी क्या बोलते हैं, थर्मामीटर के अंदर पारा डाला होता है, जिसको इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी, मरकरी कहते हैं, है ना। तो इसका अयस्क का नाम क्या है, किससे बनता है, ये किससे निकलता है, तो ये निकलता है कहां से। अब इसका आंसर देने वाले हैं, टाइम आपका खत्म। ये है सिनेबार, सिनेबार से निकलता है पारा, सिनेबार से क्या निकलता है, पारा निकलता है। डीएनए, डीएनए कहां उपस्थित होता है, टाइम शुरू। लाइसोसोम में, गोल्गी काय में, केंद्रक में, या इनमें से कोई नहीं। वैसे आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर ऑफ एनर्जी हाउस बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियम भी डीएनए पाया था, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन एक ऑप्शन है जिसमें डीएनए पाया जाता है। ओके तो कमेंट कीजिए डीएनए कहां पाया था। एक होमवर्क मैं आपको दूंगा और कि डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, है ना, होमवर्क कमेंट बॉक्स में कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। टाइम खत्म। इस कहां पाया था, केंद्रक में पाया था। तो एक आपका होमवर्क है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, ये आपका होमवर्क कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। मतलब निकट दृष्टि दोष मतलब होता है कि नजदीक का दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा। जिस व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता है, नजदीक का दिखता है, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो कौन सा चश्मा लगाएगा वो बताना है। तो बताइए आंसर क्या होगा, उत्तल, अवतल या बेलनाकार। तो इसको बोलेगा अवतल। टाइम से पहले मैं बता दिया, चलो टाइम खत्म। अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, और दूर को देखने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। पौधों में जो रंग हरा हरा होता है, क्या होता है उसके अंदर, क्या उपस्थित रहता है। क्लोरोफिल रहता है, ल्यूकोप्लास्ट रहता है, फाइटोक्रोम रहता है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए क्या होता है। पौधा की जो पत्तियां हैं वो हरी क्यों होती है, कारण क्या है। कारण उसमें यह है कि उसके अंदर, है ना, क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। और इसी की वजह से इसी को बोलते पर्णहरित, हिंदी में बोलते पर्णहरित। अगला सवाल लेते हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम,
ओके, ये बना किससे है, रचना किससे है, और इसके अंदर काम कौन करता है, क्रिया कौन करता है, इसके इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिबरम, या कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का टफ लग रहा होगा शायद, जो नहीं पढ़े होंगे, तो टाइम ऑफ हो गया। किसको बोलते हैं, ये कहते हैं न्यूरॉन को कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 9 में 8 में 9 में ये सब बातें दिया हुआ है कि न्यूरॉन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। ये एक नया क्वेश्चन आ गया, शायद आप नहीं पढ़े होंगे, तो देखिए, अगर पढ़ लिए हो तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने दिया है, वो ऊर्ध्व स्तंभ मतलब जो खड़ा खड़ा जो है ना, ये कितना स्तंभ है, तो ऊर्ध्व स्तंभ है कितना, वो टाइमिंग के अनुसार मैं बताऊंगा। वैसे एक है आवर्त, तो आवर्त है 7, जो क्षैतिज लाइन ऐसे ऐसे है ना, वो 7 लाइन है, 5 6 7 लाइन है, और जो ऐसे ऐसे है ना, ये है ऊर्ध्व, ये क्या है, इसको बोला ऊर्ध्व। तो ये है टोटल 18, कितना है, 18 है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टारटैरिक अम्ल, टारटैरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टाइम शुरू, किस पदार्थ में, कौन सा खाने वाला भोज्य पदार्थ है जिसमें टारटैरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। अब लग रहा था टमाटर टा से और अम्ल भी टा से, तो मार दो खटाक सा आंसर ये हो जाएगा, लेकिन गलत। आपका आंसर टमाटर नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर हो जाएगा क्या, इमली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तक आपका 15 क्वेश्चन तो सही बन ही गया होगा। अगर गलती हुआ तो अभी मेकअप करने के लिए बाकी है यहाँ पे टाइम। धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है, धोने वाला सोडा जिसे कपड़ा धुलाता है, उसका फॉर्मूला बताइए। इसका हिंदी नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला यानी कि केमिकल का नाम है सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो Na2CO3 ये है इसका फॉर्मूला। टाइम होने वाला है, लेकिन देखिए Na2CO3 तो इसमें भी है, Na2CO3 इसमें भी है, Na2CO3 इसमें भी है, यहाँ भी है, लेकिन है सही कौन है, सही है ये वाला Na2CO3 इंटू 10H2O, 10 भाग जैसे पानी है, ये है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कौन विद्युत का सुचालक है, ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिससे करंट आर पार हो जाए, जिस वस्तु से करंट चले, है ना, जिस वस्तु में करंट दौड़ना शुरू कर दे, या जिस वस्तु में करंट बहना शुरू कर दे, है ना, या जिस वस्तु में करंट जाता है, समझो ऐसा, कौन सा है सुचालक, उसे बोलते हैं जिससे करंट जाता है। सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। ये आपने देखा है पेंसिल जो यूज करते हैं अप्सरा का जो भी पेंसिल, तो उसके अंदर जो ब्लैक वाला रहता है वही है ग्रेफाइट, और वो है अधातु, लेकिन उसके अंदर करंट चल जाता है। ओके, और अगला सवाल है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। ये आपने पढ़ना कि हर एक इंसान में, हर एक मानव शरीर के बॉडी में गुणसूत्रों का जोड़ा पाया जाता है। युग्म मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा होता है। कितना जोड़ा जो है, क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम, जिसकी वजह से हम जो है ना माता पिता का आनुवांशिक गुण जो है हाँ बच्चों में जा पाता है। ओके, और उसका लक्षण जा पाता है, या जिसके वजह से जो है मेल और फीमेल का जन्म होता है, और वो कौन हो जाएगा, कितना जोड़ा, 23 जोड़ा। कितना जोड़ा, 23 जोड़ा होता है, यानी कि 23 जोड़ा 46 गो होता है, लेकिन जोड़ा बोला तो 23 को करेंगे। और लास्ट सवाल है, हम तो डर गए डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, किस तरह जल में पनपता है। तो आंसर तो मैं पूरा बताऊंगा, आपको बताना है यहाँ पे कि डेंगू मच्छर जो है ना, पता ना, डेंगू उत्पन्न करने वाला, डेंगू एक बीमारी है, और मच्छर का नाम हम लोग भी डेंगू बोले, डेंगू मच्छर, मच्छर का नाम डेंगू नहीं है, कुछ और मच्छर का नाम, लेकिन डेंगू एक बीमारी होता है ना। जब डेंगू बीमारी होगा तो खून की कमी हो जाएगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगा, आपको एकदम थकान महसूस होगा। तो कौन मच्छर काट, जो मच्छर काटता है, मच्छर जो है कहाँ पनपता है ना, मच्छर पनपता कहाँ है, टाइम खत्म हो गया ना, वो पनपता पता है साफ जल में। अब बोले सर साफ जल में, पानी साफ है, अब मच्छर कहाँ से पैदा हो गया। देखिए होता है क्या, जैसे घर में टंकी है पानी वाला, तो टंकी तो साफ ही होता है, कई दिन से रखा हुआ पानी यूज नहीं हो रहा, महीना 2 महीना हो गया, अब उस पानी तो साफ है, गंदा पानी नहीं, लेकिन उस पानी में डेंगू पनपना शुरू हो जाए। हमारा यहाँ पर
20 खत्म हो गया। तो पहले मुझे आप बताओ, कमेंट करके बताओ मेहरबानी करके कि आपने 20 में कितना बनाया, 20 में कितना सही बनाया, है ना। अब हम जो अगर क्लास 10th में अगर आप लोग में से कोई पढ़ रहे होंगे, जो क्लास 10th वाले बच्चे जो आपको एग्जाम देना है 2025 में, जिनको 2025 में एग्जाम देना है, तो उसके लिए मैंने लाया रफ्तार बैच, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम फी में 399 रुपया में प्राइस में आपको मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, गोधुली, सब जो सब्जेक्ट है, जिसका जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, सब पढ़ाया जाता है। बेहतरीन वीडियो, नोट्स, क्वेश्चन, सॉल्यूशन, मात्र 399 में। कम लग रहा ना, लेकिन क्वालिटी में कमी नहीं है। ओके, तो आपको A to Z मिलेगा, PDF, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। आपको अगर जुड़ना है तो 399 रुपये पे करना पड़ेगा। ये हमारा मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, है ना। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और या तो हमारा ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन। इस वीडियो का लिंक, इस वीडियो के कमेंट में मैं ऐप का लिंक डाल दूंगा, और वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जिसको लेना होगा तो पहले कंफर्म हो जाइए क्या क्या फीचर है, बात कर लीजिए कैसे लेना है। ओके, आप कॉल करेंगे, हमारा असिस्टेंट यहाँ पे आपका कॉल को फॉलो करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों को फेंक दीजिए उठा के वीडियो को, ठीक है। ओके, बाय।